मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास हम लोग विज्ञान विषय में पाठ पहला ही पढ़ रहे हैं बच्चों अभी, और आगे बढ़ाएंगे इस पाठ को। कल हमने देखा था पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं में भी हमने दो अवस्थाएं देख ली थी, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था। मैंने आपको ये भी बताया था कि ठोस अवस्था और द्रव अवस्था की जो है वो क्या क्या विशेषताएं होती है, मतलब एक ठोस में क्या क्या गुण पाए जाते हैं और एक तरल या द्रव में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, किस तरह की व्यवस्था इनके अंदर कणों की होती है। ठीक है, जैसे कि ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, इसीलिए वे पास पास स्थित होते हैं। इसी कारण ठोस की आकार आकृति जो है वो निश्चित होती है। इसके अतिरिक्त जो है तरल में देखें तो कणों के बीच में जो है आकर्षण बल ठोस से कम होता है, और रिक्त स्थान जो है वो ज़्यादा होता है। इसके कारण तरल में जो है बहने का गुण पाया जाता है। जैसे ही तरल को हम लोग फर्श पे डालते हैं तो बहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और भी हमने कई चीज़ें देखी थी, और ये भी बताया था कि पदार्थ के कणों के विभिन्न स्वरूपों या विभिन्न व्यवस्था के कारण ही जो है वो पदार्थ की अवस्थाएं जो है ठोस, द्रव और गैस संभव हैं। अब हम लोग जो है वो अगली अवस्था देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि है गैसीय अवस्था। देखो बेटा, गैसीय अवस्था में क्या गुण पाए जाते हैं वो देखेंगे हम लोग। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? देखा ना, बलून फुलाने वाला या गुब्बारे में हवा भरने वाला सिलेंडर से, गैस सिलेंडर से आपने सबने देखा है। बेसिकली संक्रांत के आसपास बहुत लोग आते हैं ऐसे गली में। उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। आप कभी भी जब आपको मिले वो, तो पता करने की कोशिश कीजिए कि कितने गुब्बारे लगभग जो है एक सिलेंडर से भर जाते हैं। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस भरी है। ठीक है, क्रियाकलाप 1.11 करेंगे। 100 ml की 3 सिरिंज लें। सिरिंज सुई देखिए ना, अपने डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है वो सिरिंज होती है। तो 100 ml की अलग अलग नाप की आती है ये। तो 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबड़ के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है, जो कि हम नीचे देखेंगे। उनका आगे वाला सिरा है जहाँ सुई निडल हम लोग फिक्स करते हैं, उसके रबड़ की कॉर्क लगाकर उसको बंद कर दीजिए। सभी सिरिंजों के पिस्टन होता है पीछे वाला हिस्सा जिसको खींचते हैं, दवाई पुश करने के लिए हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करने के बाद दबाते हैं ना, जो हिस्सा पिस्टन होता है। सभी सिरिंज के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, जब पिस्टन हटाएंगे तो हवा भर जाएगी। दूसरी सिरिंज में में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। ठीक है, एक में चौक का पाउडर या टुकड़े भरे हैं, एक में हवा भरी है खाली, और दूसरे में क्या भरा है? जल भरा है। इस तरह से तीनों सिरिंज के पिस्टन हटा करके, और ये 3 चीज़ें हमने अलग अलग भरी हैं। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। अब पिस्टन पीछे वाला जो हिस्सा खींच कर निकाल लिया उसको वापस लगा दें। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें, ताकि वो क्या हो जाए? चिकना हो जाए। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये पिस्टन है, यहाँ से ये पिस्टन है, इसको अंदर की साइड दबाते हैं तो यहाँ पर भरी हुई जो चीज़ है, यहाँ पर भरी हुई, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे कोई भी हो, जो पिस्टन ऐसे आता है उसके ऊपर प्रेशर गिरता है, तो यहाँ पर हम लोग नीडल फिक्स करते हैं, उसके द्वारा हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दी जाती है। अब चूँकि यहाँ पर क्या है, रबड़ का कॉर्क लगाकर, हमने सुई तो नहीं लगाई इसके आगे, लेकिन इसको रबड़ के कॉर्क से हमने क्या कर रखा है? बंद कर रखा है। यहाँ पर पिस्टन जैसे जैसे दबाएंगे उसकी गति देखेंगे कि आसानी से दब जाता है या नहीं दबता है ना। तो देखो तीनों में क्या अंतर लगता है पिस्टन दबाने में, देखते हैं। आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला जाता है? अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है, यानी गैसों को बहुत अधिक कंप्रेस्ड किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। इसीलिए जो खाली सिरिंज थी जिसके अंदर खाली हवा भरी थी, उसका पिस्टन आसानी से अंदर तक चला जाएगा। उसके बाद जो है जल जिसमें भरा था उसका भी पिस्टन कुछ हद तक अंदर चला जाएगा, लेकिन ठोस वाला पिस्टन बहुत मुश्किल से, बहुत थोड़ा बहुत अंदर जाएगा, बाकी नहीं जाएगा, वो एज इट एज रहेगा। आपको उसको प्रेस करने में या दबाने में बहुत परेशानी होगी। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका सिद्ध करता है कि देखिए, गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है, फिर उससे कम किसकी होती है? द्रवों की होती है। और सबसे कम संपीड्यता या दबने का जो गुण होता है वो किस में होता है? ठोसों में होता है। इसीलिए ठोस को आसानी से दबाया नहीं जा सकता, पिचकाया नहीं जा सकता है।
अब देखेंगे हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता यानी कंप्रेशन काफ़ी अधिक होता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, देखिए बेटा, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म है। पूछा जाता है कई बार एलपीजी का और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। तो एलपीजी जो भी है, एलपीजी का फुल फॉर्म है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और गैस अगर है तो लिक्विड किस तरह से बनती है, देखो, जब इनको मशीनों के अंदर उच्च दाब से, मेन उपकरणों में उच्च दाब के ऊपर जब दबाया जाता है तो गैसों के कण पास पास आ जाते हैं, और जब पास पास आ जाते हैं तो उनकी अवस्था बदल जाती है, यानी ये गैसीय अवस्था से किस में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है या द्रवीकृत अवस्था में आ जाती है। फिर उसके बाद इनको सिलेंडरों में भरा जाता है। इसीलिए कभी आपने देखा हो ट्रांसपेरेंट पाइप अगर देखी हो तो बजाय आप देखना उससे गैस, चूल्हे तक गैस आने की बजाय एक भूरे रंग का गाढ़ा लिक्विड आता है ना। जबकि हम तो कहते हैं सिलेंडर तो गैस का है, गैसें तो होती है ये, लेकिन द्रवीकृत फॉर्म में होती है। इनको उच्च दाब से दबा करके और द्रव अवस्था में ला करके फिर सिलेंडरों में भरा जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक इसी प्रकार अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में भी संपीडित गैस ही होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस होती है ना। कौन सी गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, तो उसको हम सीएनजी कहेंगे। प्राकृतिक गैस को भी हम लोग दबा करके क्या करते हैं, सिलेंडरों में भर सकते हैं, और इससे बहुत ही कम पॉल्यूशन होता है या वायु प्रदूषण बहुत कम होता है। इसीलिए आजकल पेट्रोल डीजल की जगह हम लोग जो है सीएनजी उपयोग में लेते हैं वाहन चलाने के लिए का उपयोग होता है। संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में भी संपीडित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि दबने का गुण बहुत अधिक पाया जाता है गैस में, संपीड्यता उसकी बहुत अधिक होती है। इस कारण से उच्च दाब से दबाकर बहुत सारी गैस की मात्रा को भी एक छोटे आयतन के सिलेंडर में भरा जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। सिलेंडर को उठाना आसान है, ठीक है, लेकिन गैस को क्या आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो? अगर गैस खुले बर्तन में हम डालेंगे तो गैस जो है वो पूरी वायुमंडल में विसर्जित हो जाएगी अपने आप ही धीरे धीरे। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। खाना जब पकता है तो दूर तक सुगंध आती है ना गर्म खाने की, तो हमें पता चल जाता है कि गैस पर क्या चढ़ा है, किस चीज़ की सब्ज़ी बनी है, कोई चीज़ जल तो नहीं रही है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं। देखो, खाना गर्म होता है और गर्म खाने के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है बच्चे, ठीक है ना। आगे ये प्रश्न भी आएगा आपके, तो यहीं से उत्तर होगा उसका, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें कि जब खाना गर्म होता है तो उसके जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, और अधिक होने से वो अपने स्थान पर आगे पीछे कंपन करने लगते हैं, ऊपर नीचे उछलने लगते हैं। ऐसे में जब हवा के संपर्क में आते हैं तो वो हवा में घुल जाते हैं, हवा के साथ मूव कर जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, और इस तरह से दूर दूर तक फैल जाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि दूर से ही पता चल जाता है कि हमारे घर की रसोई में या हम लोग रास्ते से निकल रहे हैं तो किसी के घर में क्या बन रहा है, और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। यह दूसरा गुण आ गया है कि गैसों की विसरण क्षमता भी बहुत अधिक होती है, यानी एक गैस दूसरी गैस में बहुत आसानी से घुल मिल जाती है, क्योंकि इनके कणों के मध्य खाली स्थान ज़्यादा होता है ठोस और द्रव से। अब देखेंगे तीनों अवस्थाएं जो हैं, उन तीनों अवस्थाओं में कणों के मध्य रिक्त स्थान देखो आप। आइए देखते हैं। सबसे पहली अवस्था ठोस है, तो देखो कण जो है वो कितनी पास पास है, इनके बीच में खाली स्थान जो है वो बहुत कम है। फिर उससे ज़्यादा ये रेड कलर का स्पेस जो दिखा रखा है ना, ये द्रव में देखो क्या है, ठोस से ज़्यादा है, और गैस के अंदर देखो कितना ज़्यादा है, कितनी दूर दूर कण है ना। इसी कारण कणों की इन व्यवस्था के कारण ही तीन अवस्थाएं पाई जाती है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। तो देखें चित्र में ABC पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है, यानी किस तरह से कण जो है वो विद्यमान रहते हैं वो देखिए आप। एक ठोस है, इसका चित्र है ये, फिर दूसरा द्रव का है, और तीसरा गैस का है, कि तीनों अवस्थाओं में कण किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। ये आवर्धित चित्र है, माइक्रोस्कोप से देखा हुआ। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है कि कौन कण पास किसके कण पास में हैं, कौन से दूर दूर हैं।
गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। देखो गैस अनियमित ढंग से चलती है, जहाँ कहीं स्पेस मिला वहीं पे विसरित होना प्रारंभ कर देगी। अनियमित और अत्यधिक तीव्र गति से चलते हैं गैस के कण। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, अब ये कुछ प्रश्न है आपके पाठ मध्यांतर प्रश्न नहीं है, गृह कार्य के रूप में आपको करना है। ठीक है, पहले घनत्व की परिभाषा दी गई है और उसके बाद आपको क्या करना है, बढ़ते हुए घनत्व के रूप में इन चीज़ों को क्या करना है, अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। आपको पता है जो चीज़ भारी होगी उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से लॉजिक लगाकर आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। फिर इसी तरह से देखो दूसरा प्रश्न है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो एक सारणी बना लीजिए, ठोस, द्रव और गैस तीनों लिख लो आप ऊपर। इसके अलावा फिर जैसे रिक्त स्थान, तो ठोस के कणों में कम होता है, द्रव में उससे अधिक होता है और गैस में सर्वाधिक होता है। फिर अगला पॉइंट होगा आकर्षण बल, तो आकर्षण बल ठोस में सर्वाधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। इस तरह आपको इनके गुणों की तुलना करनी है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। बी में है तो दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, ये सब पीछे की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न जो है चारों आपको करने हैं बच्चों। यहाँ से पाठ को आगे हम लोग कल के वीडियो से बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।